हेलो फ्रेंड्स, तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टोटल कॉस्ट टू स्टडी इन कनाडा। अगर आपको कनाडा में स्टडी करने के लिए आना है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आपको टोटल खर्चा कितना होगा। तो गाइज उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या आपको कनाडा आना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, कितना खर्चा होगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो खर्चा होता है, जो सबसे स्टार्टिंग का खर्चा होता है वो है IELTS एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आपको एज अ स्टूडेंट आना है तो IELTS एग्ज़ाम तो आपको पास करना ही पड़ेगा। तो जो SDS कैटेगरी है कनाडा में स्टडी करने के लिए, जो SDS कैटेगरी है जिसको स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली गाइस थोड़े बहुत रूल्स है। तो उसका रूल्स क्या है कि आपको IELTS में अगर आप 10th के बाद आ रहे हो या फिर 12th करने के बाद आ रहे हो तो आपको ओवरऑल 6 बैंड चाहिए। और ईच मॉड्यूल मीन्स लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जो मॉड्यूल होते हैं उसमें गाइज आपको मिनिमम 6 बैंड चाहिए। तो ओवरऑल 6 बैंड एंड ईच मॉड्यूल 6 बैंड। समझो कि आपके स्पीकिंग में 5.5 बैंड आ गए और ओवरऑल आपके 6 बैंड है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपके ईच मॉड्यूल आपके 6 बैंड होने चाहिए और ओवरऑल आपके 6 बैंड होने चाहिए अगर आप 10th या 12th करने के बाद कनाडा आते हो तो ये हो गया पहला रूल्स। और समझो कि कोई बैचलर करने के बाद आ रहा है, कोई कॉलेज करने के बाद कनाडा आना चाहता है स्टडी करने के लिए, तो उसका SDS का रूल्स क्या बोलता है कि भाई आपको मिनिमम ओवरऑल 6.5 बैंड चाहिए और ईच मॉड्यूल 6 बैंड चाहिए। मिनिमम 6 बैंड तो चाहिए ही आपको एंड ओवरऑल बैंड 6.5 चाहिए। तो ये होगा IELTS की रिक्वायरमेंट। तो गाइस उसको फुलफ़िल करने के लिए आपको IELTS की एग्ज़ाम देना पड़ेगा। IELTS की एग्ज़ाम को आपको बैंड जो मैंने बताया उसके हिसाब से आपको IELTS की एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो गाइज़ उसके लिए आपको कोचिंग करना पड़ेगा क्योंकि आपको ऐसे ही तो आएगा नहीं, तो आपको क्लासेस करना पड़ेगा उसका रिगार्डिंग। तो उसकी भी फ़ीस होती है गाइज़ ऑन एंड अराउंड 10,000 कोचिंग फ़ीस। समझ लो कि आपकी 10,000 कोचिंग फ़ीस हो गई। और जब आप IELTS के एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाएंगे तो उसके बाद IELTS की एग्ज़ाम की भी फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। तो वो होती है गाइज़ अराउंड 14,000। तो 14,000 आपकी वो IELTS की फ़ीस हो गई और 10,000 आपकी कोचिंग की फ़ी हो गई। तो गाइज़ उसके हिसाब से आपको टोटल IELTS की एग्ज़ाम देने का खर्चा होगा 14,000, 24,000 टोटल खर्चा, क्योंकि 14,000 हमारा IELTS एग्ज़ाम की फ़ी और 10,000 कोचिंग की फ़ी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है रिसर्च करके, तो वो सारा कुछ उसमें देखकर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ। तो अब गाइज़ दूसरे खर्चे की बात करते हैं, वो है एप्लीकेशंस फ़ी। समझो कि आपके IELTS के बैंड जो चाहिए वो आपको मिल गए। उसके बाद का स्टेप आता है कि आपको कॉलेज में अप्लाई करना है। जो हम्बर कॉलेज है, सैनिका कॉलेज है, ऐसी कुछ कुछ कॉलेज है जिसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको वो एप्लीकेशन करने के लिए भी गाइज़ आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन फ़ीस वेरी करती है बट अराउंड $50 के अराउंड आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस फ़ी। जो कॉलेज की फ़ीस है वो तो डिफरेंट चीज़ है, ये तो सिर्फ आपको एप्लीकेशन करने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो वो हो गई अराउंड $50। सो अगर आप 2-3 कॉलेज में अप्लाई करते हो तो आपकी $10,000 हम लेके चलते हैं, सॉरी ₹10,000 लेके चलते हैं। सो हमारी ऑन एंड अराउंड हमारी फ़ीस हो गई ₹10,000 एप्लीकेशन करने की फ़ीस। अब गाइस बात करते हैं कि समझो कि आपने 3-4 कॉलेज में अप्लाई किया था और उसमें से आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलेज में से आपको एडमिशन कंफर्म हो गया है कि भाई हमको यहाँ पे आपका एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं, ऐसा आपको मेल मिल गया है कॉलेज की ओर से। उसके बाद का स्टेप क्या होगा कि आपको IELTS एग्ज़ाम क्लियर कर दी, एप्लीकेशंस कर दी, उसके बाद आपको कॉलेज की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, तब भी गाइज़ आपका एडमिशन कंफर्म होता है। तो कॉलेज की फ़ीस गाइज़ जो SDS का रूल्स है तो वो क्या बताता है कि भाई आपको मिनिमम 1 साल की फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी, उसके सिवाय आप 1 सेमेस्टर की फ़ीस पे नहीं कर सकते। सो 1 साल की फ़ीस का खर्चा हो गया आपको 8 से 10 लाख के रुपीज़ अराउंड खर्चा होता है।
तो गाइज़ ये खर्चा आप समझो कि डिप्लोमा करने के लिए आ रहे हो या फिर एडवांस डिप्लोमा करने के लिए आ रहे हो। सो ये खर्चा जो डिप्लोमा कोर्सेस है उसके रिगार्डिंग है। समझो कि आप बैचलर करना चाहते हो तो उसका खर्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है। सो अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो वो ऑन एंड अराउंड 8 से 10 लाख रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये हो गया हमारी कॉलेज की फ़ीस का खर्चा। सो गाइज़ वो सबसे बड़ा खर्चा होता है। सो यहाँ पे 8 से 10 लाख होते हैं, उसमें से हम 9 लाख लेके चलते हैं। सो 9 लाख हो गए कॉलेज की फ़ीस के। अब गाइज़ चौथा खर्चा होता है वो है जीआईसी का खर्चा। तो गाइज़ कई लोगों को ये जीआईसी क्या होता है वो पता नहीं होता। तो जीआईसी का मतलब होता है कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो अगर आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में स्टडी करने के लिए आना है तो ये जीआईसी आपको पे करनी पड़ती है। सो जीआईसी गाइज़ आपकी ही इनकम है, आपकी ही अमाउंट है। समझो कि आपने यहाँ पे 10,000 आपको पे करना पड़ेगा जीआईसी का, उसके बाद ही आपको यहाँ पे वीज़ा कंफर्म होता है। सो ये रूल्स है। सो जीआईसी $10,000 कैनेडियन डॉलर में आपको $10,000 आपको यहाँ पे करना पड़ता है, अपनी बैंक में आपको रखना पड़ता है। सो वो $10,000 को हम अगर इंडियन रुपीज़ में देखें तो वो ऑन एंड अराउंड 6 लाख के करीब होता है। सो यहाँ पे अगर 10,000 को अभी 61 का रेट चल रहा है तो उसके हिसाब से देखें तो वो 6,10,000 रुपीज़ मीन्स 6,10,000 रुपीज़ आपको जीआईसी की अमाउंट का खर्चा होगा। और गाइज़ वो जीआईसी आपको बाद में जब कनाडा आप आ जाएंगे उसके बाद आपको वो अमाउंट आपको $2,000 सबसे पहले मिलेगी। उसके बाद आपको एवरी मंथ ऑन एंड अराउंड $617 आपको 11 मंथ के लिए आपको मिलेंगे। सो ये वो आपके ही पैसे हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग पे इनिशियल पे आपको वो पे करने पड़ते हैं। तो वो क्यों पे करने पड़ते हैं? कई लोगों को ये डाउट होता है कि वो अगर हमको वापस मिलने ही वाले हैं तो वो गवर्नमेंट, कनाडा की गवर्नमेंट हमसे क्यों इतने पैसे लेती है। तो उसका रीज़न क्या है गाइस कि वो सिक्योर करना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आके आपको खाने पीने के पैसे आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे आके कुछ भी कर सकते हो, चोरी चकारी कुछ भी। सो ये रीज़न होता है जीआईसी का। तो उसका खर्चा हो गया 6,10,000 रुपीज़। अब गाइज बात करते हैं 5th नंबर का जो खर्चा होता है वो है मेडिकल चेकअप। आपका जीआईसी हो गया, आपने कॉलेज की फ़ीस पे कर दी, सारा कुछ हो गया। अब गाइज आपको मेडिकल एग्ज़ाम देनी पड़ती है अगर आपको कनाडा में एज अ स्टूडेंट स्टडी करने के लिए आना है। तो आपको पता ही होगा कि मेडिकल चेकअप होता है। सो वो मेडिकल चेकअप की फ़ीस गाइज आप कौन से स्टेट से हो उसके हिसाब से थोड़ी बहुत वेरी करती है, बट ऑन एंड अराउंड आपको 5,000 से लेके 10,000 रुपीज़ आपको उसकी फ़ीस होती है अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो। सो गाइज़ वो अगर एवरेज देखें तो 8,000 रुपीज़ हम लेके अभी चलते हैं। सो 8,000 रुपीज़ हो गया हमारा मेडिकल का चेकअप की जो फ़ीस होती है उसका खर्चा। अब गाइस 6 नंबर का खर्चा हो गया। समझो कि आपने सारा कुछ आपका हो गया, एडमिशन हो गया, आपने मेडिकल चेकअप करवा लिया। अब गाइस एक्चुअल में आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। सो वो वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस अभी चल रही है 8,000 रुपीज़। सो गाइज़ अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम से अभी 8,000 चल रही है। उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी बहुत वेरी करेगी। सो ये हो गया हमारा वीज़ा का खर्चा, एक्चुअल में जब आप वीज़ा फाइल करेंगे उसका खर्चा। अब गाइज़ जो सबसे बड़ा खर्चा नहीं बोलूँगा लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खर्चा है वो है फ़्लाइट बुकिंग का खर्चा। भाई आपके वीज़ा भी आ गए, आपने सारा कुछ हो गया, आपका वीज़ा स्टैम्प होके आ गया, उसके बाद आप फ़्लाइट बुक करेंगे क्योंकि कनाडा आने के लिए इंडिया से आपको फ़्लाइट तो बुक करवानी पड़ेगी। तो उसका भी खर्चा गाइज़ आपको 1 लाख के करीब होगा। अगर वो अभी आप एडवांस में बुक कराते हो तो थोड़ा बहुत चीप भी हो सकता है। तो वो फ़्लाइट बुकिंग का खर्चा 1 लाख हो गया। तो उसके बाद 8 नंबर का जो खर्चा है वो है शॉपिंग का खर्चा। सो गाइज़ ये शॉपिंग का खर्चा भी वेरी करता है कि भाई आप कितने आप मौज शौक वाले हो, कैसी चीज़ें आपको पसंद है, तो उसके हिसाब से ये शॉपिंग का खर्चा भी वेरी करता है। लेकिन मेरा अगर मैं आपको बताऊँ सो मेरा खर्चा हुआ था ऑन एंड अराउंड 40,000, 40,000 के करीब मेरा खर्चा हुआ था शॉपिंग का। सो गाइज़
आपको इतना बहुत शॉपिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई आप शॉपिंग में ज़्यादा खर्चा करो, क्योंकि यहाँ पे आके आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़, लैपटॉप, मोबाइल, सारा कुछ यहाँ से अगर आप परचेज़ करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एज़ कम्पेयर टू इंडिया अच्छी रहती है। तो आपको इंडिया से परचेज़ करके नहीं आना है। मैंने गाइस थोड़े बहुत जैकेट वो सब भी यहाँ के आकर ही परचेज़ किया था, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देखा था कि यहाँ पे अच्छे प्राइस में क्वालिटी वाली चीज़ मिलती है। तो आपको भी गाइस इंडिया से कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ लेके आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से क्या क्या आपको लाना है उसका बहुत ही अमेजिंग वीडियो इस चैनल पे जल्द आने वाला है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। अब गाइस बात करते हैं 9 नंबर के जो खर्चे की, वो है फॉरेक्स कार्ड। तो अगर गाइस आप इंडिया से कनाडा आते हो तो आपको एक कार्ड होता है जिसको फॉरेक्स कार्ड बोलते हैं। वो फॉरेक्स कार्ड में आपको थोड़े बहुत पैसे आपको लेके आना अच्छा रहता है। कुछ भी हो सकता है एयरपोर्ट पे या कुछ भी, तो ऑन एंड अराउंड आपको $500 उसमें आप लेके आ सकते हो। ज़्यादा लाने की भी ज़रूरत नहीं है। सो मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा लाया था क्योंकि मुझे बहुत कुछ पता नहीं था इतना बहुत, तो मैं $500 से ज़्यादा लाया था, लेकिन आपको $500 इनफ है। सो अगर उसको इंडियन रुपीज़ में आपको बताऊँ तो वो 30,500। सो हमारा 30,000 के करीब हो गया खर्चा वो फॉरेक्स कार्ड का। उसमें अगर आप पैसे लेके आते हो तो वो आपके ही पैसे हैं, आप यहाँ पे आके यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो भी एक खर्चा है। सो उसके हिसाब से अगर मैं आपको टोटल बताऊँ, जो भी कुछ अभी तक मैंने आपको बताया उसका टोटल खर्चा कितना होता है, तो वो होता है गाइज 70,30,000 मीन 17,30,000 रुपीज़ का टोटल खर्चा होता है कि अगर आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आप आते हो तो गाइज़ ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया हुआ है। तो मैं यहाँ पे हम्बर कॉलेज पे स्टडी करता था नॉर्थ कैंपस पे। तो मेरा कोर्स था मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, और अभी मैं टोरंटो पे रहता हूँ। तो गाइज़ अगर आपको ऐसे ही यहाँ के लोकल वीडियोस देखना बहुत पसंद है और आपको ऐसी टिप्स इमिग्रेशन के रिगार्डिंग आपको जानना पसंद है, तो अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना। बहुत अच्छी स्पीड से हम ग्रो कर रहे हैं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे गाइस मिलते रहेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको गाइस थोड़ा बहुत भी कुछ जानने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, एंजॉय द लाइफ।